अगर आपने इस साल की रिपब्लिक डे परेड देखी होगी तो आपका भी फोकस या तो टैंक्स के ऊपर होगा या तो जेट फाइटर्स या फिर अलग अलग स्टेट्स की झांकियों के। लेकिन अगर आपने गौर से नोटिस किया हो और बहुत ध्यान से देखा हो तो इंडियन आर्मी ने दुनिया को एक ऐसा सिग्नल दिया जो आई थिंक शायद 99% लोगों ने मिस कर दिया। इस परेड में एक ऐसी यूनिट थी जो कोई एक स्टैंडर्ड सेरेमोनियल मार्च नहीं कर रही थी, वो एक स्पेशल फेस्ड बैटल एरे में थी, यानी एक कॉम्बैट फॉर्मेशन। ना उनके हाथों में कोई इंसास राइफल थी, ना ही कोई अमेरिकन 6716 और ना ही उनके शोल्डर्स पर कोई पुराने रेजिमेंट का पैच। ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। मीट द भैरव बटालियन। ज्यादातर मीडिया ने इसको एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बोल के इग्नोर कर दिया, जो कि आई थिंक सबसे बड़ी ज्यादती होगी। ये सिर्फ एक नई यूनिट नहीं है, ये इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन की एक कंप्लीट रीराइट है। पिछले 70 सालों से हमारी आर्मी एक रिएक्टिव फोर्स थी जो हमेशा हमले का जवाब देती थी, बट ये बटालियन को बनाया गया है जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों 2026 में भारत को अचानक ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ गई जो कि एक स्टैंडर्ड कमांड स्ट्रक्चर से बाहर काम करती है। इसका जवाब बॉर्डर के पास छुपा हुआ है, जो कि हमको पिछले कई दशकों से नुकसान पहुंचा रहा था। और उसका जो सोल्यूशन है, ना ही वो कोई एक टैंक दे सकता है, ना ही कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इसी भैरव बटालियन को। ये इतनी डेंजरस क्यों है और उसको स्पेशली किस चीज़ का शिकार करने के लिए बनाया गया है, और इस स्पेशल यूनिट को बनाने ये इस बात को क्यों साबित करता है कि जो जंग के नियम है वो चेंज होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स फाइंड आउट। तो इस भैरव बटालियन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस फेलियर को समझना पड़ेगा जिसकी वजह से इस यूनिट का जन्म हुआ था। एंड लेट्स कॉल इट द रिस्पॉन्स गैप। इमेजिन कीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे रात के 2 बज रहे हैं। कुछ टेररिस्ट भारत के अंदर दाखिल होते हैं, वो हमला करते हैं और अपने पीछे खूब सारा बॉम्ब और आईईडी प्लांट करके चुपचाप भाग जाते हैं। जब तक हमारी कन्वेंशनल इन्फेंट्री फोर्स उठती है, गियर अप होती है और आर्टिलरी का सपोर्ट मांगती है, तब तक जो दुश्मन है वो जा चुका होता है और अपने बंकर में बैठ के चाय पी रहा होता है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हमारे पास एक और स्पेशल टूल है, द पैरा एसएफ, द एलिट्स ऑफ द एलिट्स। लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम है। ये इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं कि इसको डिप्लॉय करने के लिए सीधा दिल्ली से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसमें लगता है खूब सारा वक्त और ढेर सारी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने ठीक इसी गैप का फायदा उठाया है अपनी इनफेमस बॉर्डर एक्शन टीम के साथ, जो एक ग्रे जोन में ऑपरेट करता है। इनका मकसद ये होता है कि इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर घुस के ये हमला करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। जानबूझ के ये जो फुल स्केल वॉर होती है वो उसको अवॉइड करते हैं। ये हमला ना ही खूब बड़ा होता है, ना ही काफी छोटा। एंड बिकॉज ऑफ देयर साइज, जब तक इन्फेंट्री डिप्लॉय करने का टाइम आता है तो तब तक काफी देर हो जाती है। भारत के पास कोई एक डेडिकेटेड यूनिट नहीं थी इसका जवाब देने के लिए, स्पेशली जो एक स्पेसिफिक विंडो होती है उसमें लड़ने के लिए। हम या तो बहुत स्लो थे या तो बहुत ज्यादा हैवी। भैरव बटालियन को इसी गैप को भरने के लिए बनाया गया है। ये एक सॉर्ट ऑफ अ फाइट टुनाइट वाली फोर्स है जिसको कुछ मिनटों या कुछ घंटे के अंदर असेंबल करके हमला करने के लिए भेजा जा सकता है। इनको मोबिलाइज करने में दिन नहीं लगते और न ही उनको दिल्ली से किसी कॉल या ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है। इस स्पेशल यूनिट को परमानेंटली डिप्लॉय करा जाता है बॉर्डर्स के पास वाले एरिया में, और इनको स्पेशल पावर्स और अथॉरिटी दी जाती है कि इन केस अगर जरूरत पड़े तो ये बॉर्डर क्रॉस करके जो बैड टीम है उसको एलिमिनेट कर सके। हमने ये तो जान लिया कि इनको बनाया किस चीज के लिए गया था, बट जो सबसे बड़ा सवाल, इनको बनाया कैसे गया है, एक आर्म सोल्जर को एक हंटर में कैसे कन्वर्ट करा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भैरव बटालियन है वो अपने आप में काफी यूनिक है, क्योंकि इसको बनाने में जो इंडियन आर्मी है उसने अपने जितने भी ट्रेडिशंस थे पिछले 100-150 सालों के, उसको तोड़ के रख दिए है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन होती है उसके अंदर होते कम से कम 800 से 900 ट्रूप्स। ये एक मैसिव मशीन की तरह होती है एंड उसी की तरह काम भी करती है। बट ऑन द अदर हैंड जो ये भैरव बटालियन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, लगभग 250 से 200 ट्रूप्स के करीब। बट इनके साइज पे मत जाइएगा, ये एक ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड यूनिट है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल वॉर होती है, अगर उसमें अगर आपको एक बम को डिफ्यूज करना होता है तो उसके लिए आपको बुलाना पड़ता है इंजीनियर्स को। अगर कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है तो सिग्नल वालों को। हर एक प्रॉब्लम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। बट जो सबसे बड़ा नुकसान इस चीज से ये होता है कि ये जो पेस होता है वॉर का, ये उसको स्लो कर देता है, और वॉर में जो स्पीड और जो टाइमिंग है दैट इज एवरीथिंग। इस भैरव बटालियन में जो एक्सपर्ट्स है इन चीजों के,
इनको काफ़ी डीपली एम्बेडेड करा गया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ अ मिनी मिलिट्री की तरह काम करती है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसको बनाने में, तो वो है ये वाली पॉलिसी, द सन ऑफ सॉइल। इसके तहत ये होगा कि अगर इंडिया को किसी रेगिस्तान वाले इलाके पर अगर ऑपरेट करना है, तो जो रिक्रूटमेंट होगी भैरव बटालियन की, तो वो उन्हीं इलाके से करी जाएगी जो वहाँ के नेटिव होते हैं। क्योंकि आप एक सैनिक को गोली चलाना तो सिखा सकते हो, लेकिन आप उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो नहीं। एक ऐसा आदमी जो वहाँ से बिलोंग करता है, जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा है, वो ना सिर्फ उस टेरेन को अच्छे से समझता है, बल्कि जो वहाँ की लोकल डायलेक्ट है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको भी समझता है। जितने भी छुपे रास्ते हैं और जो मौसम है उसमें कैसे सर्वाइव करना है, वो उसको काफ़ी अच्छे से जानता है कंपेयर टू द अदर आउटसाइडर, जिनको सिखाने में ही कई सालों का टाइम लग जाएगा। एक डेजर्ट हो या फिर एक लेह लद्दाख का रीजन, जहाँ जहाँ पे इस बटालियन की सर्विस की नीड पड़ेगी, तो जो रिक्रूटमेंट होगी वो हमेशा लोकली होगी, जो अपने होम एनवायरनमेंट में लिटरली एक इनविंसिबल होंगे। तो अब हमारे पास एक यूनिट है जो काफ़ी छोटी है, लीथल है, एजाइल है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन एक सोल्जर उतना ही अच्छा होता है जितना उसका हथियार, और भैरव बटालियन के आर्सेनल में एक से बढ़कर एक हथियार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग को लेके। इंडिया की हिस्ट्री में ये सबसे पहली यूनिट है जहाँ पे 100% ड्रोन लिटरेसी मैंडेटरी है, जिसका आसान भाषा में ये मतलब है कि एक कुक से लेके जो एक कमांडर है टॉप लेवल का, सबको पता होगा कि एक ड्रोन या फिर जो एक क्वाडकॉप्टर है उसको कैसे उड़ा जाएगा, कैसे ऑपरेट करा जाएगा, एंड इन केस अगर उनके ऊपर किसी ड्रोन का हमला होता है तो कैसे उनको टैकल करा जाएगा। इनको ग्राउंड से ही जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो सिखाई गई है, स्पेशली द साइबर वॉरफेयर। ये फिजिकल हमले के साथ साथ जो दुश्मन की कम्युनिकेशंस हैं उन तक को भी जैम कर सकते हैं। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मेरे को, तो वो थे इनके हथियार। इंस्टेड कि इनको इंसास से इक्विप करा जाए या फिर जो अमेरिकन 6716 राइफल है जिसको भारत ने स्पेशली अमेरिका से परचेज करा था, वो नहीं, बल्कि इनको देश के अंदर बने हुए AK-203 राइफल से इक्विप करा गया है। और जो AK सीरीज है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है। ये जो मड, स्नो और जितने भी एक्सट्रीम वेदर्स है उसमें हमेशा रिलायबल रहते हैं। एक और जो सबसे अच्छा वेपन लगा मेरे को इनके आर्सेनल में, तो वो है ये द साको TRG-42 स्नाइपर राइफल, जिसका चेम्बर है .308 लपुआ मैग्नम। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ कि अगर आपको एक दुश्मन के जो स्नाइपर है अगर उसको इंगेज करना है लगभग 1500 से 2000 मीटर के बीच में, तो वेल जो ये लपुआ मैग्नम है वो वही काम आता है। कंपेयर टू इट्स कजन .50 BMG, ये काफ़ी हल्का भी होता है एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड एरोडायनेमिक्स एक स्नाइपर काफ़ी सारे राउंड्स कैरी कर सकता है कंपेयर टू 50 BMG, जो कि बस एक ब्रूट फोर्स पे काम करता है। ये राइफल स्पेशली उन एनिमी स्नाइपर्स के लिए है जो हमारी पोस्ट के ऊपर हमला करता है। और अगर हम आर्मर की बात करें तो इस यूनिट में इक्विप करा गया है द अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका एक सिंपल सा फंड है द फायर एंड फॉरगेट। क्योंकि भैरव बटालियन के पास खुद के अपने टैंक सपोर्ट नहीं होते ऑपरेट करने के लिए, तो अगर इनकेस अगर इनका सामना दुश्मन के टैंक से हो जाए फ्यूचर में, तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है उनसे निपटने के लिए। और जो सबसे बड़ा आई थिंक जो गेम चेंजर है इस पूरे आर्सेनल का, तो वो है ये द लॉइटरिंग म्यूनिशन। एक स्क्वाड में जितने भी लोग होंगे उन सबके बैग में होएगा एक छोटा सा स्विच ब्लेड स्टाइल सुसाइड ड्रोन। पहले ये होता था कि अगर एक दुश्मन एक गुफा के अंदर बैठ जाता था चुपचाप, तो उसको निकालने के लिए हमें अपने सोल्जर्स को भेजना पड़ता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी मैन पावर की एंड मटेरियल्स की। बट अब क्या होगा कि अगर दुश्मनी हिमाकत दोबारा करता है तो जो एक भैरव बटालियन का सोल्जर है वो आराम से जो सुसाइड ड्रोन है सीधा उनके ऊपर गिरा सकता है बिना अपने आप को अननेसेसरी डेंजर में एक्सपोज करे। और इस बटालियन को स्टार्टिंग से इस फिलॉसफी में बनाया गया था कि जो उनकी मूवमेंट होगी वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। इंस्टेड की जो आर्मी के हैवी टाटा ट्रक्स होते हैं 4x4 या 8x8 के, इनको इक्विप करा गया है लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स जैसे कि ड्यून बगीज या फिर मोटर बाइक्स। कोई भारी ट्रक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ओनली स्पीड। सो अब हमारे पास हंटर्स तो है, हथियार भी है, बट इनका जो असली विलन है तो वो कौन है जिनको खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए बॉर्डर के जरा उस पार चलते हैं। अगर भैरव बटालियन को बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था तो वो ये थी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसको शॉर्ट में बैट बोला जाता है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये बैट है ये कोई एक रेजिमेंट नहीं है, ये एक मर्डर स्क्वाड है, एक फ्रैंकेस्टाइन फोर्स, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की जो SSG कमांडोज है वो हैंड टू हैंड काम करते हैं हाईली ट्रेंड जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ। और जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो जो ये बॉर्डर एक्शन टीम है ये सबसे बड़ी निशानी है। क्यों? क्योंकि ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया की ऐसी कोई भी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, स्पेशली अपनी स्पेशल फोर्सेस,
जो कि टेररिस्ट को अपने ग्रुप में शामिल करती है हमला करने के लिए। ये बैट बदनाम है कि वो जंग नहीं लड़ते बल्कि वो वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं। उनका काम होता है एम्बुश करना, इंडियन सोल्जर्स है उनकी बॉडीज को म्यूटिलेट करना ताकि जो मोरल है उसको डाउन करे, और अपने पीछे पीछे जो बॉडीज है उसके अंदर या तो बॉम्ब प्लांट कर देते हैं या फिर बंकर्स में आईईडीज। इनकी बस इकलौती ताकत है हिट एंड रन। पहले ये होता था कि जब वो हमला करते थे तो बस हम जवाब देते थे, और जब तक जवाब आता था तो वो उस टाइम पे एलओसी पार करके चाय पी रहे थे अपने बंकर के अंदर। बट अब सब कुछ चेंज होने वाला है। भारत बटालियन ने जो ये लड़ाई है उसकी पूरी फिजिक्स को चेंज करके रख दिया है। इनको बनाया गया है टू हंट द हंटर्स। अगर मौका ठीक होता है तो वो वेट नहीं करते ऑर्डर्स का। एक जो लोकल कमांडर है वो ऑर्डर कर सकता है अपनी यूनिट को कि एज सुन एज पॉसिबल अगर इस बैट से सामना हो जाए तो ना सिर्फ उनको खत्म करे, अगर वो बाहर भागने की कोशिश करता है अपने देश में तो घुस के भी उनको निस्नाबूद कर सके। ये चीजें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जो जंग होती है वो कागजों पे लड़ी नहीं जाती। और तब क्या होगा कि जब ये दोनों ताकतें जब ये आपस में टकराती है तो इसका जवाब मिला था जनवरी 2026 में, जिसने इस पूरे कंसेप्ट को वैलिडेट कर दिया। बात है लेट जनवरी 2026 की। पुंछ सेक्टर में काफी गहरा कोहरा आने लग गया जिससे विजिबिलिटी हमें ऑलमोस्ट 0 हो गई। एक इंडियन आर्मी की भाषा में इसको बोलते हैं द बैट वेदर, क्योंकि ये परफेक्ट कवर देता है घुसपैठ करने के लिए। और इसी टाइम पे एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है कि जल्दी जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो क्रॉस करने वाली है। पुराने वक्त में जो हमारे ट्रूप्स थे वो इसी धुंध में गोलियां चलाते थे, बट अब सब कुछ चेंज होने वाला था क्योंकि यहाँ पे भारत ने डिप्लॉय की थी भारत बटालियन, जिसका बैट का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो भारत के बॉर्डर के 600 मीटर करीब थे तो जो ऑफिसर इसको लीड करा था उसने तुरंत अपना जो ड्रोन था, एक टेदर ड्रोन, उसको डिप्लॉय कर दिया, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कोई रेडियो सिग्नल एमिट नहीं करता। अपने थर्मल इमेजिंग कैमरा से उन्होंने जो एग्जैक्ट लोकेशन है पाकिस्तान की बैट की उसको ढूंढ निकाला। बट हियर इज द ट्विस्ट, जो कमांडर था उसने इंस्टेड के जो आर्टिलरी स्ट्राइक्स है उसको ऑर्डर नहीं करा जिससे दुश्मन सतर्क हो जाते हैं, बट बजाय उन्होंने क्या करा कि उनके लोकेशन पे पीछे से 4-5 सुसाइड FPV ड्रोन्स भेज दिए और सिर्फ 12 सेकंड के अंदर जो ये खेल है वो खत्म हो गया। पूरी बैट टीम न्यूट्रलाइज हो गई बिना एक गोली चलाए और बिना एक इंडियन सोल्जर गवाए। उसके बाद जो ये भैरव टीम थी ये तेजी से अंदर जाती है, टारगेट्स को वेरीफाई करती है और जितने भी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन थे उसको अपने साथ लेकर जाती है। दिस वॉज अ कंप्लीट ब्लडलेस विक्ट्री, शांत, खतरनाक एंड वेरी मच असरदार। लेकिन मैं यहाँ पे कोई झूठी तस्वीर नहीं बेचना चाहता क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज इनविंसिबल नहीं होती, एंड सेम गोज फॉर दिस भारत बटालियन। इसके अंदर भी कुछ एक स्ट्रेटेजिक फ्लॉज है, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और कमिटमेंट और डिसिप्लिन, बट बिकॉज जिस रीजन के लिए इसको बनाया गया था उसके साथ कई सारे रिस्क अटैच्ड है जो कि मेरे मन में काफी रिस्पेक्ट और बढ़ा देते हैं इस यूनिट को लेके। हमको सबसे पहले रियलिस्टिक होना पड़ेगा। भारत बटालियन एक ग्लास कैनन है, दैट मीन्स कि जो इनका पंच होता है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, बट ये थोड़ा नाजुक भी है अगर इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये एक लाइट कमांडोज की टीम है। इनके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, ना इनके पास खुद के टैंक्स होते हैं ना खुद की आर्टिलरी कवर। अगर एक भैरव यूनिट को लंबी लड़ाई में फंसा दिया जाए लगभग 24 से 48 घंटे या उससे भी ऊपर, तो वो उस सिनेरियो में हार सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको उस पर्पस के लिए कभी बनाया नहीं गया था। ये बटालियन रिलाई करती है 100% स्पीड के ऊपर और रुकने का कोई चांस नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक ड्रोन हैवी फोर्स है। अगर दुश्मन अपने साथ एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स लेकर आए इंगेजमेंट में तो सिचुएशन का भी चेंज हो सकती है। जो ड्रोन्स है उनको इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत आएगी और जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, और नौबत ये भी आ सकती है कि जो एक यूनिट है वो आइसोलेट हो सकती है अपने सपोर्ट से। और जो सबसे आखिरी चीज है तो वो है एक स्ट्रेटेजिक रिस्क। जब इसको बनाया जा रहा था तो जो अपर एशेलियन थे आर्मी के, तो उन्हें भी इस बात का डर था कि एक जूनियर कमांडर को बॉर्डर पर रेड करने की पावर दी जा रही है जिसमें काफी सारा रिस्क होता है। अगर इन केस फ्यूचर में एक गलत कोऑर्डिनेट होता है या फिर एक एंगेजमेंट काफी साउथ में चली जाती है तो जो एक छोटी सी टैक्टिकल रेड है कब वो एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। बट इतने रिस्क के बावजूद भी इस भारत बटालियन को बनाया गया तो ये सिर्फ एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दर्शाता है, एंड दैट इज स्पीड मैटर्स अ लॉट। एक टेररिस्ट को मारने के लिए एक 10 लाख का आर्टिलरी शेल फायर करना एक काफी खराब इकोनॉमिक्स होती है, बट ऑन द अदर हैंड एक 50,000 रुपए के ड्रोन को भेजा जाए तो इट इज अ कॉस्ट एसिमेट्री। ईंट का जवाब कंकड़ पत्थरों से, ना कि आर्टिलरी शेल से। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी पावर ये भारत बटालियन लेकर आती है टेबल पे तो वो है पैरानोया, दैट मीन्स डर। अब फ्यूचर में क्या होगा कि जब भी जो पाकिस्तान है जब वो अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को डिप्लॉय करेगा तो उनके दिमाग पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे हैवी रहेगा तो वो है ये भारत बटालियन। जब वो उनको अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करेंगे
तो उनके मन में ये होगा कि उनके जो चांसेस है अब वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। देयर इज ऑल्सो अ सिमिलर हंटर जो कि सेम उनकी फिलॉसफी पे ही काम करता है, सेम स्पीड के साथ। और पाकिस्तान की एक बैड टीम ना सिर्फ खत्म होती है इंडिया में, वो अपने साथ कई सारे सबूत भी छोड़ के जाती है, जिसका भारत बाद में जियोपॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि करता है सपोर्ट फॉर टेररिस्ट, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जिसको बाद में डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो हमने बॉर्डर्स के लिए जो भैरव मॉडल है वो सक्सेसफुली बना तो लिया है, काफी लाइट, फास्ट, डेडली। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वो सुपर पावर अपनी आर्मी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी खुद की एक स्पेशल यूनिट है, जिसको आई थिंक आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, द इनफेमस यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स। ये एक एम्फीबियस फोर्स है जो दुनिया के किसी भी कोने में लड़ सकती है, वहाँ पे किसी भी लैंड पे कब्जा कर सकती है और वहाँ पे की जो टेरिटरी उसको होल्ड कर सकती है जब तक उनके पास सपोर्ट रहता है। बट ऑन द अदर हैंड भारत के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन्स हैं और हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कई सारे देशों में फैले हुए हैं, बट स्टिल हमारी नेवी के पास ऐसी कोई मरीन जैसी डेडिकेटेड एम्फीबियस एक्सपेडिशनरी फोर्स नहीं है। हमारे पास शिप्स तो है, लेकिन जो मेन इन्फेंट्री है वो मेन लैंड पे काम कर रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे जैसे इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, क्या अब वक्त आ गया है कि हमारी जो आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है उनके बीच की जो दीवार है उसको और कम करा जाए? क्या जो ये इंडिया की भैरव फिलॉसफी है आर्मी को लेके, क्या हम इसको एयरफोर्स में एम्प्लॉय कर सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक गरुड़ कमांडोस जिनका एक डिफेंसिव काम होता है, या एक पायलट की रिकवरी, बट इंस्टेड फ्यूचर में वो ऑफेंसिव रोल में चले जाए दुश्मनों के एयरबेस पे हमला करने के लिए, या फिर जो उनके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वहाँ पे पर्सनली जाके रेड मार कराए, या फिर हमारी नेवी जहाँ पे छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस भैरव मॉडल, ताकि भारत के जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसको सिक्योर कर सके। आप क्या सोचते हो? अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये डीप डाइव्स पसंद आ रही है सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और कंटेंट एक यूनिक एंगल से लेकर आऊँ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।